नमस्कार। आप सभी का स्वागत है साउथ एशिया मॉनिटर्स की बातचीत में। मैं हूं मुग्धा और आज हमारे साथ हैं भारत के जाने माने रक्षा विश्लेषक कॉमोडर उदय भास्कर। आज हम एक रिसेंट मिलिट्री डेवलपमेंट पे बात करने वाले हैं। जनरल असीम मुनीर जो पाकिस्तान के करंट आर्मी चीफ हैं, उनको अब फील्ड मार्शल के रैंक पे प्रमोट किया गया है। यह प्रमोशन पाकिस्तान की हिस्ट्री में सिर्फ दूसरी बार हुआ है। पहली बार 1965 में प्रेसिडेंट अयूब खान को यह रैंक दिया गया था। इस टाइप का देखा जाए तो टाइमिंग भी काफी इंटरेस्टिंग है। क्या ये सिर्फ एक सेरेमोनियल ऑनर है या कोई डीपर पॉलिटिकल या स्ट्रेटेजिक मैसेज इसमें छुपा हुआ है? तो सर, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि फील्ड मार्शल का रैंक मिलिट्री कॉन्टेक्स्ट में क्या रिप्रेजेंट करता है और पाकिस्तान जैसे सेटअप में इसका क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहले मैं कहूंगा कि आपकी बात सही है कि जिस प्रकार से जनरल मुनीर को अभी पाकिस्तान के हुकूमत ने ये मंजूरी दे दिया है कि उनको फील्ड मार्शल बनाएंगे, ये एक काफ़ी अहम कदम है। इसके कई सारे मायने हैं। और सबसे पहले जो आपने सवाल पूछा है कि सैनिक दृष्टिकोण में इसका क्या मतलब है या इसकी क्या अहमियत है, तो नंबर वन ये है कि जो जनरल का रैंक होता है, जैसे जनरल मुनीर साहब हैं, ये है 4 स्टार रैंक। जैसे कार प्लेट के ऊपर होता है, जब जनरल साहब जाते हैं हम देखते हैं कि जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं वो 3 स्टार जनरल होता है। फुल जनरल जिसको जनरल कहते हैं वो है 4 स्टार। और फील्ड मार्शल का जो पद है वो जनरल से एक वर्ग ऊपर है, उसको कहते हैं 5 स्टार। और जैसे आपने बताया है, पाकिस्तान के इतिहास में इससे पहले एक ही बार हुआ है, जबकि जनरल अयूब खान जो पाकिस्तान के सबसे पहले जो मिलिट्री डिक्टेटर बने थे, वो भी राष्ट्रपति बन गए थे, उन्होंने अपने आप को फील्ड मार्शल घोषित किया था। उसके बाद किसी और आर्मी चीफ ने नहीं किया था। एक आध बार अटकलें थे कि शायद मुशर्रफ साहब अपने आप को फील्ड मार्शल बनाएंगे अपने आप को, पर उन्होंने वो कदम नहीं उठाया था। तो अर्थात ये कि अयूब खान साहब के बाद अभी जनरल मुनीर जो है वो फील्ड मार्शल मुनीर बन जाएंगे पाकिस्तान के मिलिट्री के संदर्भ में। परंतु ये देखना है कि अभी अगले एक आध दिनों में थोड़ा स्पष्ट होगा कि ये अपने आप को किस प्रकार से प्रिविलेजेस और पावर, ये दोनों, फील्ड मार्शल के रैंक के साथ प्रिविलेज भी है, पावर भी है। तो ये सत्ता के जो इसकी व्याख्या कैसे होगा, अर्थात ये कि मैं समझता हूं कि ये आर्मी चीफ ही रहेंगे फील्ड मार्शल बनने के बाद भी। ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ का जो पद है वो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो रियल पावर जो कहते हैं ना, वो आर्मी चीफ के पद से ही आता है। दूसरा, ये बात दिलचस्पी की बात यह है कि आमतौर पे कहा जाता है दैट द रैंक ऑफ अ फील्ड मार्शल इज फॉर लाइफ। अर्थात ये कि आप पूरे लाइफ, जब तक आप जिंदा हैं, आप फील्ड मार्शल रहेंगे। फील्ड मार्शल्स नेवर रिटायर, ये कहा जाता है। तो यदि मुनीर साहब जो है फील्ड मार्शल बन के रिटायर नहीं होंगे, क्या सवाल ये उठता है वो आर्मी चीफ भी रहेंगे या एट सम पॉइंट वो आर्मी चीफ का पद छोड़ देंगे। उससे हमें अंदाजा होगा कि पाकिस्तान के ढांचे में उनका क्या रेलेवेंस, या वो किस प्रकार से अपना सत्ता को संभाल पाएंगे, या उसको वो अगले आर्मी चीफ को देने के लिए तैयार कब होंगे, ये एक सवाल है। दूसरा, जब मैंने कहा कि इसके कई सारे मायने हैं, एक है पाकिस्तान की अंदरूनी राजनीतिक जो संदर्भ है, और वो इस प्रकार का है कि जिस प्रकार से ये घोषित किया गया है, उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया है जो प्रेस रिलीज मैंने देखा है कि जनरल मुनीर का स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस ऑपरेशन सिंदूर में, यानी कि भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया है, उनका अपना ऑपरेशन था वहां पे, कि उस ऑपरेशन को उन्होंने इस प्रकार का नेतृत्व या लीडरशिप दिखाया जिसको उन्होंने कहा ये इनकी स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस है, सामरिक खूबी है। और उसके पहचानते हुए पाकिस्तान के हुकूमत उनको फील्ड मार्शल बनाना चाहते हैं, तो ये एक प्रकार का रिवॉर्ड है। तो इसका अर्थात मेरे दृष्टिकोण में ये है कि पाकिस्तान अपना जो नैरेटिव है वो उसको बढ़ाना चाहते हैं कि पाकिस्तान इस ऑपरेशन सिंदूर में वो बहुत सफल रहे। भारत जो भी कहता है वहां पे उन्होंने अपना एक कल्पना बनाया है कि नैरेटिव ये है कि हमने पाकिस्तान के तरफ से भारत
भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर है उसको हमने रेजिस्ट भी किया है और भारत के ऊपर हमने अपना मिलिट्री स्ट्राइक भी किया है वगैरह वगैरह। बार बार वहां पे वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने भारत के लड़ाकू विमानों को गिराया है, वो एक बहुत बड़ा वहां पे मुद्दा बन गया है। तो ये एक और पहलू है कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है उतना सफल नहीं रहा है, अगर सफलता कुछ है तो वो पाकिस्तान की तरफ से है, ये उनकी कल्पना है। तीसरा जो मुझे लगता है कि थोड़ा जटिल है वो ये कि इससे ये हम शायद निष्कर्ष पहुंच सकते हैं कि अभी पाकिस्तान के जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं वहां पे प्रधानमंत्री साहब हैं शहबाज शरीफ, उनके एल्डर बड़े भाई हैं नवाज शरीफ साहब जो कि कई बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं और वो पाकिस्तान के फौज के आधारित सबसे पहली बार वो प्रधानमंत्री बने थे। पाकिस्तान के इतिहास में कहा जाता है कि वो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपीपी, दो बड़े जो पार्टी हैं, पीएमएल एन नवाज शरीफ और दूसरा है पीपीपी, और उस वक्त जब बेनजीर भुट्टो मैडम प्राइम मिनिस्टर बनी थी कि दोनों ने आर्मी का समर्थन दिया था। एक प्रकार का म्यूजिकल चेयर्स था, पहले नवाज शरीफ, फिर उनको गद्दी से हटाया, फिर बेनजीर भुट्टो मैडम आई, उनको निकाला गया, फिर नवाज शरीफ आए, तो इस प्रकार से 2-3 बार हुआ। अभी मेरा व्यक्तिगत निष्कर्ष ये है कि मुनीर साहब और पीपीपी के बीच में एक समझौता हुआ है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो पीपीपी के अभी इस वक्त अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनके भाई जो है रियल पावर है नवाज शरीफ साहब और उनकी बेटी, और दूसरा पाकिस्तान के राष्ट्रपति साहब जरदारी साहब पीपीपी के हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जुल्फिकार अली साहब भुट्टो साहब के पार्टी। तो लगता है कि इन दोनों के बीच में सहमति हुआ है, आर्मी, पीएमएल नवाज शरीफ, पीएमएलएन और पीपीपी, और ये सब इमरान खान साहब के पार्टी के खिलाफ बन रहा है मेरे इंटरप्रिटेशन में। यानी कि जब हम पॉलिटिक्स की सब टेक्स्ट की बात करते हैं, दिस इज माय रीडिंग दैट इन पाकिस्तान's domestic politics, Army, PPP and PMLN have arrived at some kind of an arrangement which will keep Prime Minister, former Prime Minister Imran Khan and PTI on the back foot. So this is my reading of जो इस वक्त जो मुनीर साहब का एलिवेशन टू फील्ड मार्शल का, मेरे ख्याल से ये कुछ मायने हैं या कुछ इन्फरेंसेस है। मुग्धा? हाँ, तो सर जैसे कि आपने बोला कि जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये एक अपना खुद का नैरेटिव डेवलप करना चाहते हैं, तो इंडिया इसे किस रूप में से लेना चाहिए? एक सिग्नल के रूप में लेना चाहिए इस, या फिर इस जस्ट अ सेरेमोनियल थिंग? नहीं, ये सेरेमोनियल से थोड़ा ज्यादा होगा। इसका अर्थात ये है कि पाकिस्तान का जो फौज है मुनीर साहब के नेतृत्व में इसी दिशा में वो और अपने आप को पाकिस्तान के ढांचा में मजबूत करने के कोशिश में है। क्योंकि ये एक बार कहा गया था, कुछ अटकलें थे कि ऑपरेशन सिंदूर की वजह से हो सकता है कि पाकिस्तान के नागरिक, पाकिस्तान के पॉलिटिकल पार्टीज अपने फौज से बहुत ही असंतुष्ट हो जाएंगे और वो एक पाकिस्तान के अंदर, फौज के अंदर एक बदलाव की बात करेंगे। आपको याद होगा कई सारे अफवाह या रूमर्स थे, स्पेकुलेशन था कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अरेस्ट किया गया है। हम्म। उन्होंने कहा कि जूनियर ऑफिसर्स ने एक मिलिट्री कू कर दिया है। हम्म। किसी ने कहा कि कोर कमांडर्स ने रिवोल्ट कर दिया है मुनीर साहब के खिलाफ वगैरह वगैरह, इस प्रकार का रूमर्स थे, स्पेकुलेशन था। इससे साबित होता है कि मुनीर साहब ने अपना जो कंट्रोल है, जो कमांड है, कब्जा जो है पाकिस्तान के फौज के ऊपर, वो उन्होंने साबित किया है। ये भी उन्होंने साबित किया है कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल पार्टीज के साथ उनका समझौता हो गया है और अभी देखना है कि वो कितने साल इस प्रकार से आर्मी के अध्यक्ष रहेंगे, क्योंकि पावर तो वहीं से आता है। और हमें देखना है कि जहां तक पाकिस्तान की नीतियां हैं, क्या वो इसी प्रकार से दहशतगर्दी को समर्थन देंगे भारत के खिलाफ? वो भारत के लिए एक खास मुद्दा है। दूसरा, पाकिस्तान अपने गलत जो कल्पना बना के, जो फॉल्स नैरेटिव जिसको कहते हैं, वो उसी में एक प्रकार से अपना कहानी बनाते हैं। जैसे पाकिस्तान में कई सारे ऐसे जो मिथ्स जिसको कहते हैं, जो झूठ जो होता है कि उसको आप सच बनाते हैं और अपने ही बबल में आप रहते हैं। सबसे पहले नंबर 1 तो ये है कि पाकिस्तान के लिए भारत एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट या खतरा है, जो कि बेबुनियादी है। पिछले
60-70 साल से भारत ने यह साबित किया है कि हमें पाकिस्तान के ऊपर किसी प्रकार का ऐसा कोई आक्रमण करने का उद्देश्य नहीं है। हमें सिर्फ एक मुद्दे से मतलब है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी गुटों को भारत के खिलाफ समर्थन ना दें। दूसरा जो अनफिनिश्ड बिजनेस है, जो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो शिमला एग्रीमेंट के आधारित दोनों देश बैठ के उसका हल करेंगे। ये था 1972 का एग्रीमेंट। दो ही मुद्दे हैं, परंतु अभी भी पाकिस्तान के जो फौज और उनके जो नैरेटिव है, जो वो मुख्य धारा यही है, उसका मुख्य बिंदु यही है कि इंडिया इज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, तो वो बेबुनियादी है। दूसरा है कि पाकिस्तान इज अ विक्टिम ऑफ टेरर, और वो टेरर आता है भारत से, वो भी बेबुनियादी है। पाकिस्तान के अंदर जितना भी दहशतगर्दी हुआ है वो इसलिए कि पाकिस्तान इन गुटों को पालता है, चाहे वो मुरीद के में हो या बहावलपुर में हो। और पाकिस्तान के जितने भी नेबर्स हैं, चाहे वो अफगानिस्तान हो या ईरान, उन्होंने भी यही कहा। सऊदी अरेबिया ने भी यही कहा है कि पाकिस्तान इस प्रकार के जिहादी गुटों को पाल रहा है, तो इसलिए नतीजा वही हो रहा है। तो इस प्रकार के कई सारे ऐसे माइथोलॉजी है, मिथ्स जिसको कहते हैं, वो उसको स्वीकार कर लेते हैं और अपने बच्चों को ये ब्रेन वॉश कर देते हैं। उनके मदरसा में मैंने कुछ इनके किताबों को देखा है, पाकिस्तान के जो किताब होते हैं, तो ये जो आइडियोलॉजी है, ये जो विचारधारा है भारत के खिलाफ खास, ये मैं कहूंगा कि इसमें शायद बदलाव नहीं आएगा। और उसका जो उदाहरण ये है कि जो स्पीच मुनीर साहब ने दिया था पाकिस्तान के डायस्पोरा को, आपको याद होगा, जिसमें उन्होंने बार बार यही कहा है कि धर्म जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा पहचान है हिंदू और मुस्लिम, और इसलिए पाकिस्तान जो है वो कभी भारत के साथ उस प्रकार का समझौता या शांति में हम नहीं रह पाएंगे। तो इस प्रकार का ये कहानी बनाते हैं और उस कहानी को वो स्वीकार कर लेते हैं। तो ये शायद भारत को निगरानी के साथ देखना है कि मुनीर साहब जो है पाकिस्तान के सिक्योरिटी पॉलिसी में किस प्रकार को दहशतगर्दी को वो समर्थन देने के लिए और कदम उठाएंगे। मुक्ता। अ- हाँ हाँ सर, मेरा एक और सवाल आपसे होगा कि जैसे आपने बताया पाकिस्तान अपना नैरेटिव बनाता है बेबुनियाद चीजों पे, तो क्या ये ग्लोबल लेवल पे नैरेटिव एक्सेप्ट एक्सेप्ट होगा या फिर विल इट बी रिजेक्टेड? वेल, आई वुड से कि ग्लोबल लेवल पे पाकिस्तान के जो वेल विशर्स हैं वो काफी हैं शक्तिशाली देशों में। अगर आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का ही जो ढांचा है, वहां पे 5 स्थायी सदस्य हैं, परमानेंट मेंबर्स, जिसमें से अमेरिका और चीन अपने ही कारणों के लिए, अपने ही सामरिक हितों के लिए पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए तैयार है। यानी कि अगर आप देखेंगे, जब भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने दहशतगर्दी का कई सारे ऐसे बार हुआ है, जैसे मुंबई हुआ 2008, पुलवामा बालाकोट हुआ था 2019 में, जब भी यह मुद्दा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाता है, चीन जो है वो पाकिस्तान को समर्थन देता है और पाकिस्तान को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म घोषित करने के लिए वो हिचकते हैं। क्योंकि ये टेररिज्म का मुद्दा और यूनाइटेड नेशंस में किसी को घोषित करना ना करना, ये प्योरली पॉलिटिकल है। यानी कि राजनीतिक और स्ट्रेटेजिक कारणों की वजह से देश अपने आप में निर्णय बनाते हैं। ये बड़ा उदाहरण, इंटरेस्टिंग बात है मुग्धा, कि अमेरिका ने 1979 में सीरिया को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म के रूप में घोषित किया था। 1979, उस वक्त जिमी कार्टर वहां के राष्ट्रपति थे, शीत युद्ध चल रहा था, पर अपने ही कारणों की वजह से उन्होंने कहा सीरिया जो है स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। अभी 46 इयर्स के बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उसको हटाया, अगेन फॉर पॉलिटिकल रीजंस। सो समरी ये है कि टेररिज्म के मुद्दे पे पाकिस्तान के वेलविशर्स कई सारे हैं, जिसमें चीन सबसे नंबर 1 पे है, अमेरिका भी है। कई सारे ऐसे पश्चिमी देश हैं जो कि पाकिस्तान के ऊपर उतना दबाव नहीं डालते हैं। हमने ये पहलगाम के बाद भी देखा है, बहुत कम देश थे जो स्पष्ट भारत के तरफ आके पाकिस्तान को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म के रूप में घोषित करने के लिए हिचक रहे थे। तो ये एक सच्चाई है, इसलिए शायद भारत ने एक कदम उठाया है कि अपने नैरेटिव, अपनी जो सच्चाई है विश्व में बताने के लिए इतने सारे अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अलग अलग देशों को भेजने की तैयारी हो रही है।
तो ये हमारे तरफ से प्रयास है, पर हमको ये स्वीकार करना होगा कि जब तक मुनीर साहब होंगे, जो कि एक फॉर्मर डीजी आईएसआई भी रहे हैं, तो उनको सब ये खुफिया एजेंसी के बारे में मालूम है, डीप स्टेट मालूम है, लश्कर लश्कर तैयबा हो या जैश ए मोहम्मद, सब के बारे में उनकी बारीकी जानकारी है। तो देखना है कि वो कितना इनको समर्थन देंगे भारत के खिलाफ। सो आई वाज सेइंग कि द टाइमिंग ऑफ दिस स्टेप, कि अभी ही इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के अंडर अपने स्पोक्स पर्सन को बाहर भेजने का डिसीजन किया है ग्लोबल लेवल पे अपना नैरेटिव बिल्ड करने के लिए, उसी टाइम पाकिस्तान ने यह स्टेप लेके अपना नैरेटिव अपनी तरफ से स्ट्रॉन्ग किया है। तो यह बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइमिंग है, मैं ये कहना चाहूंगी। बिल्कुल आपकी बात सही है। भारत जो अभी प्रयास कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में, अपना जो सच्चाई है, अपना जो अनुभव या तजुर्बा है, उसको लोगों को समझाने के लिए भारत इनको भेज रहा है। परंतु अंत में मुद्दा मैं यही कहूंगा कि भारत के लिए कई सारे ऐसे कदम उठाने होंगे, क्योंकि शुरुआत हुआ था पहलगाम। पहलगाम क्या था? इट वॉज अ टेररिस्ट अटैक, अ मैसेकर ऑफ टूरिस्ट। भारत चाहता है कि इस प्रकार का टेररिज्म भारत के किसी भी कोने में नहीं होना चाहिए। भारत के नागरिकों को अपने आप को सुरक्षित समझना चाहिए अपने ही देश में। वो नंबर वन प्रायोरिटी है। देयर शुड नॉट बी एनी मोर टेरर अटैक्स अगेंस्ट इंडिया, चाहे कश्मीर में हो या कहीं और। तो इसके लिए हमको दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना होगा, क्षमताओं को बढ़ाना होगा। दूसरा, पहलगाम जुड़ा हुआ है कश्मीर के साथ। आर्टिकल 370 जब एब्रोगेट किया था, हटाया गया था, यही हमारा उद्देश्य था कि हम कश्मीर के अंदर एक तो इंटीग्रेशन, दूसरा वहां का आम जनता नागरिकों की प्रॉस्पेरिटी, कि उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो बेहतर होना चाहिए। तो मैं यही कहूंगा कि मुनीर साहब जनरल साहब रहे या फील्ड मार्शल, भारत के जो चुनौतियां हैं दे आर अबाइडिंग। नंबर वन, वी शुड नॉट अलाउ एनी टेररिस्ट अटैक टू बी कैरिड आउट अगेंस्ट इंडिया। उसको प्रिएम्प्ट करना होगा, उसके लिए हमें कदम उठाने होंगे। खास हमारे कैपेबिलिटीज, अगर पहलगाम में इंटेलिजेंस लैप्स हुआ था कि इसलिए पहलगाम हुआ था, तो उसको रोकने के लिए हमको समीक्षा करना चाहिए कि क्यों हुआ, कैसे हुआ है। जैसे कारगिल का युद्ध होने के बाद उस वक्त प्रधानमंत्री वाजपेयी ने एक कारगिल रिव्यू कमेटी बनाया था, जो कि बड़े पैमाने पे हर एक मुद्दे को इन्वेस्टिगेट करके कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे। मेरा व्यक्तिगत राय यह है कि जो भी पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, भारत को अपना एक ऑप सिंदूर का रिव्यू कमेटी बनाना चाहिए, जो कि 6 महीने 8 महीने में पूरा ऑब्जेक्टिव तरीके से समीक्षा भी करेंगे, और उसके बाद जो भी कदम हमें उठाना चाहिए ताकि अगली बार टेररिस्ट अटैक ना हो, और हम कश्मीर को उस दृढ़ता और ईमानदारी के साथ कदम उठाएं ताकि कश्मीर के नागरिक की जो ह्यूमन सिक्योरिटी है, उनकी जो कंडीशंस है, वो और बेहतर हो। और टूरिज्म को वापस लाना है तो उसके लिए भी हमको सही प्रकार के कदम उठाना चाहिए। और अंत में, इफ यू अलाउ मी मुद्दा, ये जो पहलगाम के परपेट्रेटर्स जो टेररिस्ट थे, उनका उद्देश्य यही था कि हमारे देश के अंदर ये कम्युनल डिवाइड, हिंदू मुस्लिम वाला जो है, उसको बढ़ोतरी देने के लिए भारत ने बहुत, मैं कहूंगा कि परिपक्वता के साथ उसको हमने रोका है, उसको हमने आगे नहीं बढ़ने दिया है। वो भी हमारे लिए एक खास मुद्दा है। और चाहे हुकूमत हो या समाज हो या हमारे संस्थान हो, ये भारत की जो कम्युनल जो हार्मनी है, उसको, उसकी जो बुनावट है, वो सही प्रकार से होना चाहिए, जैसे पारंपरिक रूप से होता आ रहा है। ये मेरा लास्ट पॉइंट है मुद्दा। आई विल एग्री विद यू। जो हमने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे यूनिटी देखी है भारत में, वो बहुत ही प्रशंसनीय है। अब मैं आपको बहुत शुक्रिया बोलना चाहूंगी हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। आपने जो इंसाइट्स दिए उनसे क्लियर होता है कि जनरल असीम मुनीर का फील्ड मार्शल प्रमोशन सिर्फ एक सेरेमोनियल इवेंट नहीं है, बल्कि उसके अंदर कई लेयर्ड मैसेजेस हैं, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। थैंक यू वंस अगेन फॉर योर टाइम एंड पर्सपेक्टिव। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। थैंक यू। तो आज की बातचीत हम यही खत्म करते हैं। आप सभी का सैम कन्वर्जेशंस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं मुग्धा। नमस्कार।